Hello students, today we will learn resolution of a vector. It means we will learn today how to split a single vector into constituents many vectors, multiple vectors. It means we will learn just opposite to the addition of vector. हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करते थे कि मल्टीपल वेक्टर होता था उसको ऐड करना सीखे थे, जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है, आपका एक सिंगल वेक्टर है उसको मल्टीपल कंस्ट्रेंट वेक्टर में स्प्लिट करना, ब्रेक करना, ठीक ना। लेकिन उससे पहले हम लोग 10 मिनट का कुछ एडिशन रिलेटेड फार्मूला को रिवाइज करेंगे जो फ्रिक्वेंटली मेनी चैप्टर्स में, जैसे आपका अगर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के समय, या जहाँ पे नल पॉइंट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम वहाँ पे फिर से वेक्टर को ड्राइव करने लगते हैं, फार्मूला करने लगते हैं। लेकिन उस फार्मूला को अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करने जा रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम लूँगा, जिसमें से आपको अभी के अभी रेडीमेड फार्मूला को रटना है, याद करके रखना है, लेकिन कंडीशन के साथ, और उसको फ्रिक्वेंटली चूँकि इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम अभी फार्मूला को देखेंगे। 3 केसेस को लेंगे जिसमें से जब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री हो, और जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अलग अलग हो, तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके जाएगा। उसका एक रेडीमेड फार्मूला आएगा 2a cos थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। तो उसी के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑनवर्ड वी विल लर्न हाउ टू रिजॉल्व अ सिंगल वेक्टर। उसके बाद हम लोग सिंगल वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो पहले क्या केस है यहाँ पे कि आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ए वेक्टर है, देख लीजिएगा, यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका जो है वो ए वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक आपका बी वेक्टर है। मतलब ये ओ से इस पॉइंट तक आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इस दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर को अगर ऐड करना हो, उसके बीच में कुछ भी एंगल हो, लेकिन एडिशन के समय हम ए वेक्टर प्लस बी ही वेक्टर लिखते हैं। अगर ए और बी के बीच में 180 डिग्री भी रहेगा तो रिजल्टेंट को हम ए प्लस बी ही वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि सेकेंड केस में देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक का बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री। इवन रिजल्टेंट विल बी सेड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट, इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा जब 0 डिग्री होगा, जब 180 डिग्री होगा तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, 90 डिग्री होगा तो डिफरेंट होगा। लेकिन सभी केसेस में, इन ईच केस, जो होगा आपका जो रिजल्टेंट फॉर्म में जो लिखा जाता है, अगर दो वेक्टर्स है तो ए वेक्टर प्लस बी ही वेक्टर लिखा जाएगा। अब इसमें से क्या है आपका, जब हम लोग थीटा 0 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस इसमें ऐसे भी पता चलता है दोनों ऐड अप हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग एनालिटिकल मेथड से जो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला ड्राइव किए थे, ऑन दैट बेसिस हम लोग बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमने फार्मूला यूज़ किया। थीटा ए और बी के बीच में एंगल ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। ए, जिस दो वेक्टर को आप ऐड करते हो एंगल कॉस के साथ वही देते हो, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री है क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0। हमने cos 0 का वैल्यू +1 होगा, तो आप यहाँ से फिर आएंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू आपने 1 डाला है। अब ये बन गया क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो a प्लस बी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे लेफ्ट साइड में आपका a वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल मॉडुलस, और उसका जो मैग्नीट्यूड आया है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये किस केस में पॉसिबल है, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री, मतलब दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। मतलब इस केस में अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम कांस्टेंट रखें और उसके बीच का एंगल 0 रखेंगे, तो उस समय उस दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को शो करेगा। इसलिए क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट जो होगा वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है आपका। जब क्या होगा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री, मतलब आपका रिजल्टेंट जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस ए प्लस बी, या मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी।
इससे हम लोग ये सीख गए। सेकेंड केस है जो आपका क्या है ना कि जो इधर से इधर आपका ए वेक्टर, इधर से इधर आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। सेम फार्मूला वी हैव स्टडीड अर्लियर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर यहाँ पे एंगल क्या होगा, जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, लेकिन इसमें से जो ए और बी को ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 180 डिग्री डाला और cos 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो इस -1 को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। किसकी जगह पे आया है, cos 180 डिग्री की जगह पे हमने -1 पुट किया है। फिर ये किसको शो करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर को शो करेगा। तो यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, फिर बाहर में आपने लिखा a माइनस बी। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, जब भी एंगल कितना है 180 डिग्री, लेकिन इधर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका a माइनस बी, मतलब a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड या a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। इस समय जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा इफ़ वी कीप कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ a एंड मॉडुलस ऑफ b। मतलब a का मॉडुलस और b के मॉडुलस को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं एट दैट टाइम क्या होगा कि आपका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। लेकिन ये जो सेकेंड केस है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको वेरियस केसेस क्या होगा जहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो वो देखना है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस चार्ज पार्टिकल का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो उसमें से क्या है ना कि अगर आपका दो वेक्टर गिवन है, दोनों वेक्टर्स अगर आपका नॉन ज़ीरो है और उसका अगर रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल जो होना चाहिए वो 180 डिग्री और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम। तब जाके आपका क्या होगा a माइनस a आपका 0। और कोई दूसरा केस पॉसिबल ही नहीं है। दो वेक्टर्स के बीच में 180 के अलावा कोई दूसरा एंगल होगा तो रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा। रिजल्टेंट 0 होने के लिए 2 कंडीशंस इफ़ वी हैव ओनली 2 वेक्टर्स। हाँ, ये सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए है। इफ़ वी हैव ओनली 2 वेक्टर्स एट दैट टाइम magnitude of both vector will be same and angle between these two vectors should be 180 डिग्री। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री। देन रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर मस्ट बी 0। तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। हाँ, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स है, 3 4 ज़्यादा वेक्टर्स है, तो आपका वो 3 वेक्टर 4 वेक्टर है उसके बीच में क्या हो सकता है एंगल 180 के अलावा कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी जो हम लोग फर्दर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, जब दो जैसे 3 वेक्टर्स है कोप्लेनर है तो 2 वेक्टर को आप ऐड अप करेंगे, वेक्टर्स एडिशन करेंगे, उसके बाद एक सिंगल कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर लेंगे। वो सिंगल वेक्टर जो 2 वेक्टर की जगह पे है वो तीसरे वेक्टर से फिर क्या बना रहा होगा 180 डिग्री और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए अल्टीमेटली सेम, फिर 0 होगा। मतलब अल्टीमेटली आपका वही कंडीशन आ जाता है कि जब आपका 2 वेक्टर्स बन रहा है और दोनों का अगर रिजल्टेंट 0 होना है, इसका मतलब 180 डिग्री दोनों के बीच का एंगल और मैग्नीट्यूड सेम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू यूज़ इन मेनी चैप्टर्स इन फिजिक्स इन 11th एज वेल एज इन 12th। तो ये 2 केसेस को आपको स्पेशली ये केसेस को बिल्कुल याद रखेंगे। और एक चीज़ केस ये भी है जो बोर्ड में जनरली बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे कभी कभी माइनस लिख देते हैं 180 की जगह पे। बिल्कुल नहीं, जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का हमेशा प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मॉडुलस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, चाहे वो एंगल 180 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। हाँ, राइट साइड में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो अफेक्टेड होगा अकॉर्डिंग टू एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ऑनवर्ड एक स्टेप करने जा रहा हूँ। अब हम लोग 2 वेक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का लेंथ बराबर है, लेकिन दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल नहीं है बिकॉज दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर नहीं है। अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखें, इसका मतलब क्या है कि इसके पास मैग्नीट्यूड और इसके पास जो डायरेक्शन होना चाहिए, इसके पास मैग्नीट्यूड और इसके पास
जो डायरेक्शन एम मैग्नीट्यूड है, डी डायरेक्शन है, एम मैग्नीट्यूड है, डी डायरेक्शन है। तो इक्वलिटी का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड में हो वही राइट साइड, मतलब लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें से क्या है कि बी का डायरेक्शन इधर है और ए का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो डायरेक्शन सेम नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो ये सेम नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू नोट बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे आप ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें तो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तो मैग्नीट्यूड का है ना, और मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, डायरेक्शन का तो इसमें होता ही नहीं, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये आप लिख सकते हो, लेकिन ए वेक्टर इक्वल टू नोट बी वेक्टर लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, आपका ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। ए और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, आपका थीटा है। ए और बी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, आपका थीटा है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। अब क्या करना है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग पढ़ चुके हैं अर्लियर, लेकिन क्या है ना कि इस फार्मूला को सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा। और एक दो बार मैं क्वेश्चन जब ऑनवर्ड कराऊंगा, कुछ आईटी एडवांस का क्वेश्चन 13 में आया हुआ था, वो कैपेसिटर के बीच में एक प्रोटॉन को रिलीज किया जाता है, इट डेविएट्स विद 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। और पहला एडवांस का क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, और उसमें रियल क्या था ना कि इस वेक्टर का कॉन्सेप्ट से आइडिया था, बाइसेक्ट करके जा रहा था, उससे क्या था, एक कॉन्सेप्ट निकालना था mg इक्वल टू क्यू। ये ऑनवर्ड आप लोग को समय के साथ समझ में आने लगेगा। लेकिन किसी भी जनरली आप बिट सेट, एडवांस, नीट, इस सब में क्या होता है कि इस तरह के फार्मूला जो बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चंस रहते हैं, हाँ उसमें से क्या क्लू रहता है उसको आपको डिटेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे आप जाके ड्राइव नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट अगर हमें रेडीमेड फार्मूला लगेगा तो मुश्किल से मुझे 10 सेकेंड लगेंगे, और 10 सेकेंड का यूज़ करके फिर वो जो स्टेप होगा हम उसको प्रोसीड आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, इट इज़ नोन टू अस। अब यहाँ पे चूँकि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, उसकी जगह पे मैं ए लिख दिया है। ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड की जगह पे हमने ए रख रखा है, तो b के स्क्वायर की जगह पे भी a का स्क्वायर और b की जगह पे आपने a लिखा, और ये a और ये a क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। उसमें से 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपका 2a स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर ऑलरेडी है ही, फिर 2a स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है आपका, यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आपको मिल जाएगा, आइडिया मिलेगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा और यहाँ पे भी थीटा। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे, यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे अगर हम यहाँ पे थीटा कर दें तो यहाँ पे जो थीटा था वो थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा था तो थीटा बाई 2, मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आपका 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे आपने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, तो 2 और ये 2 से, इस 2 से एक बाहर 2 निकल जाएगा, ए स्क्वायर से ए बाहर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 2a cos थीटा बाई 2। थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल है इन बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, जिसको हम लोग ऐड किए हैं, मतलब a वेक्टर प्लस v वेक्टर का जो ऐड किए हैं, तो a और b के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, cos थीटा बाई 2 नहीं है, थीटा का हाफ है, यहाँ पर cos थीटा का हाफ नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2a cos थीटा बाई 2, जहाँ पे a क्या है, a और b दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो आपस में इक्वल था। वो अब दो वेक्टर अगर आपको दिखाई दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड दिखाई, आपको इस फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 2a cos थीटा बाई 2। अगर F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो F1 और F2 के जगह पे आप F ले सकते हैं, डायरेक्ट आप 2f cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है, दैट्स वाई आई रिपीटेड इट ट्वाइस। इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं।
सेकेंड चीज़, अगर हम रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल हमने अल्फ़ा सपोज किया, तो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि अगर ए के साथ एंगल बना रहा है तो ए को भूल जाते थे बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, फिर नीचे में प्लस ए लिखते थे। मतलब क्या होता था, टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, अब प्लस ए करते थे। चूँकि सिंस बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बी के जगह पे भी हमने क्या डाल दिया, ए और ए, फिर यहाँ से एक कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए साइन थीटा तो है ही ना, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ए स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इससे देख लीजिए। और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा जो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऑलरेडी वी हैव यूज देयर, हम वहाँ पे तो यूज कर चुके हैं ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ए और ए कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, और ये कॉस थीटा बाई 2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वी विल हैव टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या रहा है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 के बराबर आ रहा है, टेन थीटा बाई 2 के बराबर। मतलब टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 2। हम इसको ओमिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपका क्या रहा है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। किसको करेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा को क्या कर रहा है, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके जाएगा। इट मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू थीटा बाई 2, और यहाँ पे अगर बीटा ले रहे हो तो बीटा भी क्या होगा, थीटा बाई 2। दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी हैव टू अप्लाई इंटायर फिजिक्स एंड इट इज़ यूज फ्रिक्वेंटली, दैट्स वाई वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, और फ्रिक्वेंटली वी हैव टू यूज इट। Now we will study resolution of a vector. It means we will learn how to split a single vector into multiple vectors. एक चीज़ क्या है ना, इसमें हम जब रिजॉल्व करना सीख जाएंगे वेक्टर को, तो क्या होगा कि हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जो होगा वेक्टर रिजल्टेंट निकालना, वेरियस मल्टीपल वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, तो वो क्या होगा, हमारे लिए काफ़ी आसानी होगा। इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सॉल्व रिजल्टेंट ऑफ मेनी वेक्टर्स। बहुत ढेर सारा वेक्टर एक साथ हो और उसका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा, तो आफ्टर लर्निंग इट, जब हम इसको सीख लेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद क्या होगा, हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोग एक कहानी सुने होंगे कि एक फार्मर था, उसके 4 बेटा था, वो बेटे चारों आपस में क्या करते थे, लड़ाई झगड़े, कॉर्डर टू ईच अदर, हमेशा लड़ाई झगड़े करते थे। तो उसको एक यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ जैसा एक मोरल लेसन देने के लिए उनके पास एक बंडल ऑफ स्टिक दिया गया था, और उस बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ने के लिए बोला गया था, लेकिन किसी ने नहीं तोड़ पाया था। लेकिन जब सिंगल स्टिक में कन्वर्ट कर दिया गया तो उसको क्या हुआ, आसानी से वो तोड़ दिया। इस यहाँ पे क्या है हमारा, वहाँ पे हमें मोरल लेसन कुछ नहीं सिखाना है। मेरे पास तो क्या है कि जो कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कितना आसानी से सॉल्व कर सके। तो प्रॉब्लम का सॉल्व करने का मतलब होता है हाउ इजीली वी स्प्लिट, कितना आसानी से उस प्रॉब्लम को तोड़ दें, रिजॉल्व कर लें। इसका मतलब क्या होता है कि कई वेक्टर्स होंगे, उसको क्या करेंगे, तोड़ना सीखेंगे, मतलब स्प्लिट करना सीखेंगे। मतलब स्प्लिट करना सीख गए, इसका मतलब क्या होगा कि हम आसानी से उस प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जस्ट अपोजिट सेंस है, अपोजिट रूल होगा कि हम जो बंडल के जगह पे क्या होगा, हमको अलग अलग सेपरेट करना है, वेक्टर को स्प्लिट करना है, एंड आफ्टर देन वी हैव टू रिजॉल्व इट। जैसे एक प्रिंसिपल ऑफ डुप्ले जानते होंगे कि डिवाइड एंड रूल, जो इंडिया में होता था, लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्टिव माइंड पर्सन है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, तो हम लोग क्या थे, डिवाइड एंड रूल नहीं,
रिजॉल्व एंड सॉल्व क्वेश्चंस। हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे एंड इट विल बी ईजियर फॉर टू सॉल्व क्वेश्चंस, हमारे लिए ईजियर होगा टू सॉल्व क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या होता है ना कि ये स्प्लिटिंग होता क्या है, तो जैसे आप कई वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करते थे जिसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर करते थे, मतलब कई वेक्टर का इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करता था, उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता था कि हम एक वेक्टर को तोड़कर कंपोनेंट्स में बांटना है ताकि वो सभी कंपोनेंट्स, सभी जो वेक्टर्स हैं मल्टीपल वेक्टर्स, वो सभी मिलकर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करता था। तो पहले कई वेक्टर को जोड़ के एक बनाते थे, अब एक को तोड़ के कई वेक्टर बनाना सीखेंगे। तो एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, जो रिजॉल्व वेक्टर होगा, वो मल्टीपल हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। जैसे क्या है कि आप कई इन्फिनाइट वेक्टर को ऐड करके आप क्या कर सकते थे, एक वेक्टर बना लेते थे ना, पॉलीगन लॉ वी हैव लर्नड। सेम वे में हम एक वेक्टर को इन्फिनाइट वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व का मतलब स्प्लिट कर सकते हैं, और सभी वेक्टर मिलकर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक गिवन वेक्टर है ए, अब हम इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस सिंगल वेक्टर वी हैव टू कन्वर्ट दिस सिंगल वेक्टर इनटू मल्टीपल वेक्टर एंड दिस मल्टीपल वेक्टर कंबाइनली प्रोड्यूस इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिंगल वेक्टर ए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कोई अपनी मर्जी से ये ले लीजिए, दिट इज़ A1 वेक्टर, और इसके ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर में रखने के लिए आप क्या कीजिए, इधर आप A2 ले लीजिए, फिर इधर से आप A3 ले लीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, घूम घूम के जाकर, लेकिन ऑर्डर में रखना है जैसे हमने पॉलीगन लॉ में सीखा है। फिर अभी हम वापस ही लौट जाते हैं यहीं से, ये आपका क्या है A4 वेक्टर। अब क्या है ना कि आप इस A वेक्टर को छिपा दीजिए, हाइड कर दिए। अब देखिए A वेक्टर के हेड पे मतलब A1 वेक्टर के हेड पे A2 का टेल है, फिर A2 के हेड पे A3 का टेल है, और A3 के हेड पे A4 का टेल है। तो ये सभी वेक्टर A1 वेक्टर A2 A3 A4 तो आपका क्या है, सेम ऑर्डर में। इसका रिजल्टेंट तो हम लोग सीख चुके हैं पिछले क्लास में कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के बीच में एक लाइन मिलाएंगे, और हेड के पास हेड और टेल के पास टेल, तो इस चारों वेक्टर का वो क्या होगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे जब मिलाएंगे तो फिर यही वेक्टर आएगा ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 के लिए तो यही वेक्टर आया। और ये वेक्टर आपका क्या है, A। इसका मतलब आप A रखिए या A के जगह पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 रखिए, सेम बात हुआ। तो यहाँ पे A जो कहलाएगा सिंगल वेक्टर A इज़ रिजल्टेंट एंड A1 A2 A3 एंड A4 आर कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर। आप यहाँ पे 4 में स्प्लिट करके दिखाया, इसमें तो हम इन्फिनाइट तक घूम सकते हैं ना, A3 से इधर A4 A5 A6 A7 सो ऑन करते हुए हम लौट के फिर यहाँ पे आ जाए, तब कितने वेक्टर आप कंपोनेंट्स के रूप में रिजॉल्व कर सकते हो, इन्फिनाइट। तो एक सिंगल वेक्टर को हम इन्फिनाइट कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका हम अगर डिफाइन करना होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर द प्रोसेस इन विच अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल कंस्ट्रेंट वेक्टर्स। हम एक वेक्टर को आप ब्रेक कीजिए, तोड़ दीजिए, अ वेक्टर इज़ ब्रोकन या स्प्लिटेड इनटू क्या हो, मल्टीपल कंस्ट्रेंट वेक्टर्स। मतलब कंस्ट्रेंट ये सब क्या हो गया, A1 A2 A3 A4 क्या हो गया, कंस्ट्रेंट वेक्टर। और किसको स्प्लिट कर रहे हैं जी, A को स्प्लिट कर रहे हैं। और ये सभी मिलके A1 A2 A3 A4 ये सभी मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना क्या कर रहा है A। इफेक्ट का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब A का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उतना ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन A1 A2 A3 और A4 जो हो कंबाइनली इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो दीज A1 A2 A3 आर कंपोनेंट्स एंड A इज़ रिजल्टेंट। तो यही पे है क्या आपका कि हम जब क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स वेक्टर, constraint vectors such that all constraints together will produce same effect as सिंगल वेक्टर प्रोड्यूसेस।
जितना सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस मतलब जितना ए प्रोड्यूस कर रहा है इफेक्ट उतना ही ये सभी मिलके इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। और जो तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये चीज़ हम लोग को प्रोसेस जो है वो सीख लिए हैं। अब इसका क्या है ना कि हम लोगों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग रिजोल्यूशन सीखेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है ना कि हम लोग रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी वेक्टर को तो स्प्लिट करें, लेकिन उसका जो कंपोनेंट्स हो ना वो आपस में हमेशा 90 डिग्री बनाए। तो वो जो कंपोनेंट्स होगा, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एंड ये जो होगा हमें इसलिए हेल्पफुल करेगा क्योंकि क्या होता है कि रेक्टेंगुलर में क्या होता है, आप साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है इज़ अप्लीकेबल फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इसको क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप कोसाइन के फॉर्म में भी साइन के फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि एक वेक्टर को हम कई कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ जैसे हम लोग स्केलर में सपोज़ कीजिए कि हम 8 है, 8 इक्वल टू हम 5 + 3 लिख सकते हैं ना। फिर हम 8 को 1 + 4 + 3 तो 3 पार्ट में बांट दिए। हम तो इसको निगेटिव में भी तो कर सकते हैं ना, हाँ वेक्टर में भी निगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। तो हम कितना इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम 1 + 2 + 3 प्लस आपका फिर क्या हो जाएगा 2 मतलब इस तरह का आप कितने बहुत वेरियस पार्ट में एक ही नंबर को कितने वेरियस पार्ट में आप स्प्लिट कर सकते हैं। सेम वे हम एक वेक्टर को कई पार्ट में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडी जस्ट अर्लियर, हम लोग तो थोड़ा सा पहले हम लोग इसको कर चुके हैं। अब हम लोग क्या है ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम ये क्या करेगा, मुझे हेल्प करेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है कि जो एक वेक्टर को हम इस तरह से स्प्लिट कर रहे हैं कि उसका जो कंपोनेंट्स होगा, रिजॉल्व जो वेक्टर होता है, एक वेक्टर को तोड़ने के बाद जो वेक्टर होता है उसी को हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं या रिजॉल्व वेक्टर बोलते हैं। वो रिजॉल्व वेक्टर या कंपोनेंट आपस में कितने का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। और उस स्प्लिटिंग प्रोसेस को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर जो है आपका ए है, उसको हमारी मर्जी क्या है ना कि एक कंपोनेंट जो है इसका ऐसे ले जाएगा, मतलब एक जो कंपोनेंट है इस लाइन में लेना है, मतलब इस ए का जो इफेक्ट देखना है वो इस लाइन में देखना है। तो दूसरा क्या है कि इससे आप इस पर क्या कीजिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये हो गया। तो मतलब आपका ये जो होगा आपका ये जो वेक्टर हुआ ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आप A1 वेक्टर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर होगा। ध्यान से देखिएगा। और ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री। ये वेक्टर आपका कितना है जी, A2 वेक्टर। तो आप ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। आप यहाँ पे देखिए A1 और A2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो A1 एंड A2 आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन इसमें से फ़ायदा, अगर आप दो वेक्टर ले रहे हो और दो वेक्टर A1 और A2 ले रहे हो, A1 का अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आप ले रहे हो और उसमें से अगर आपने फिक्स कर दिया A1 और हमें कंडीशन है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही लेना है, तो आपको A2 जो होगा उसके लिए फिक्स्ड आ जाएगा वैल्यू। मतलब आपका A1 के लिए यूनिक वैल्यू आपका A2 होगा। A2 के जगह पे दूसरा वेक्टर नहीं आ सकता है जो A1 के साथ 90 भी हो और A2 के बराबर का मैग्नीट्यूड से अलग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब A1 एंड A2 जो होगा दैट विल बी यूनिक पेयर। तो यूनिक पेयर आपका हो रहा है। अब जैसे कि हमारी इच्छा क्या है ना कि नहीं जी, हम A1 की जगह पे A1 का जो डायरेक्शन है, A1 के डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन ले। A1 से अगर आप अलग डायरेक्शन ले रहे हैं तो A1 से अलग डायरेक्शन लेने से फ़ायदा क्या होगा कि जैसे कि देखिए, अगर हम ऐसे ले रहे हैं एक वेक्टर, मतलब इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं एक का, तो इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो।
आपका जो होगा दैट इज A3 वेक्टर एंड दिस इज A4 वेक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आपका आ रहा है कि ये जो है आपका दिस सेम ए वेक्टर तो वही है, लेकिन आपका पहले जो था वो A1 इधर लिए थे तो A2 इधर लेना पड़ा। अभी भी आपको क्या करना है, 90 डिग्री ही लेना है, क्योंकि A3 एंड A4 आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो A वेक्टर इक्वल टू A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए A3 अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आप A2 नहीं रहा, अब A4 बन गया। मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपका क्या होता है, यूनिक वेक्टर नहीं यूनिक पेयर बनता है। यूनिक पेयर का मतलब अगर आप A3 ले रहे हो तो आपको A4 आपके लिए फिक्स्ड बन जाएगा। अब A4 की जगह पे दूसरा सेंस इसको कंबाइन ए इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में रखेंगे। तो किसी भी एक वेक्टर के लिए जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो पेयर वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, उसका हमेशा यूनिक पेयर बनता है। जैसे A1 के साथ A2 का पेयर अलग आया था, A3 के साथ A4 का पेयर अलग आएगा। अब वहाँ पे A1 के साथ A4 का पेयर नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये मतलब जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है उसमें पेयर, यूनिक पेयर का मतलब क्या होता है। तो यूनिक पेयर का मतलब ये हुआ कि आपने कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर ले लिया और उसके साथ दूसरा वेक्टर ऐसा लेना है जो पहले वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाए, पहले वेक्टर के साथ क्या बनाए 90 डिग्री, और कंबाइनली इफेक्ट ए प्रोड्यूस करे। तो अलग अलग डायरेक्शन में आप लीजिएगा तो उसके लिए अलग इफेक्ट आए, मतलब पेयर बनेगा, ऐसे और ऐसे बनेगा। अगर आप ऐसे लेते तो फिर एक अलग पेयर यहाँ से ये होता और ये पेयर अलग बनता। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में आप सीख लिए। अब इसी में क्या करते हैं कि हम पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग जैसे कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं, जिसमें I, J, K का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या देखेंगे कि जैसे कि आपका अगर ये आपके पास ए वेक्टर है, हम इसका इफेक्ट जो है इधर देखना चाहते हैं, हमारी इच्छा। तो इधर इसे क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि इधर हम अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस ले लिए। तो ये जो वेक्टर होगा दैट इज़ A1 वेक्टर आप ले रहे हो, और ये जो वेक्टर है आपका, ये आपका A2 वेक्टर, ये आपका A1 वेक्टर। ये एंगल आप थीटा लिए, मतलब आप क्या कर रहे हो, ए वेक्टर का पहला जो इफेक्ट ले रहे हो, कंपोनेंट ले रहे हो, इससे थीटा एंगल बनाते हुए, और चूँकि दूसरा वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री लेना है क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इस वेक्टर को तो इधर भी तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं इसको। तो ये जो होगा आपका, ये क्या शो करेगा आपका A2 वेक्टर, इसको हम वाई एक्सिस ले लिए। तो अब हम लोग चूँकि यूनिट वेक्टर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि आप A1 वेक्टर को, A1 का मैग्नीट्यूड और A1 का यूनिट वेक्टर, इधर अगर हम आई कैप ले लें और इधर हम लोग क्या ले लें जे कैप, हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब आपका A1 आई कैप लिख सकते हैं किसकी जगह पे, A1 की जगह पे। फिर सिमिलरली आप A2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A2 का मैग्नीट्यूड, A2 का यूनिट वेक्टर। A2 का यूनिट वेक्टर किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब इसको A2 जे कैप। मतलब आप ए वेक्टर का दो कंपोनेंट ले रहे हो, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर। हम ट्रायंगल की जगह पे पैरेललोग्राम लॉ जैसा करते हैं ताकि हमें ज़्यादा हेल्पफुल करेगा कि ये दोनों के अंदर में क्या बन गया रिजल्टेंट। और इस ए वेक्टर की जगह पे आपका क्या है, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर है। तो कंबाइनली आप कैसे इसको लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप
ए टू जे कैप। फिर इसको आप जनरली ऐसे भी लिखते हो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, मतलब ए वेक्टर को दे। इसका मतलब ये हुआ ना कि ए का ये एक्स कंपोनेंट है, मतलब ए का डायरेक्ट ए का जो कंपोनेंट ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के लोग, ए का कंपोनेंट ले रहे हैं वाई एक्सिस। अच्छा एक चीज़, एक्स और वाई जो होता है वो जो होता है हम पे निर्भर करता है, हम इधर भी एक्स लेते तो उससे 90 डिग्री पे हम वाई ले लेते हैं, ठीक ना। अच्छा इसको फिर ऐसे रिप्रेजेंटेशन भी होता है रिजोल्यूशन का, आप ए एक्स पे वेक्टर डाल दीजिए और ए वाई पर भी क्या डाल दीजिए। इस तरह से वेरियस जो होता है मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का, आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें से एक वेक्टर है ए वेक्टर है, इस वेक्टर को हम दो पार्ट में कन्वर्ट किए हैं, दो टुकड़ा किए हैं। यहाँ पे तीन वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर के जगह पे आपका A1 और A2 है। अब क्या है, और ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, कई वेक्टर रहेगा, सभी वेक्टर को हम क्या करेंगे दो दो पार्ट में कर देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहेगा कि जो आपने पार्ट किया है उसके बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री। मतलब ये जो A1 और A2 भी जो है वो क्या है आपका कोप्लेनर वेक्टर है। दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होता है, हाँ 3 वेक्टर्स जो होगा वो कोप्लेनर भी हो सकता है, नो कोप्लेनर भी हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लेकिन 3 वेक्टर में सीखेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट करेंगे। जैसे मॉस्किटो नेट होता है आपका, कोई भी क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, उसके फॉर्म में हम लोग वेरियस फॉर्म में हम लोग सीखेंगे वन वर्ड। तो ये देख लीजिए, अभी हम एक वेक्टर को क्या किए हैं दो कंपोनेंट में सीख लिए। जनरली हम लोग ऐसे करेंगे। अब A1 कैसे हम लोग निकालेंगे, तो A1 के लिए आपका एक क्या है ना कि आप जैसे कोसाइन का फार्मूला हमें हेल्प कर देगा। अब देखिए इसमें से इन ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल की बात, जैसे ये O ले लीजिए, ये P ले लीजिए और ये Q ले लीजिए, तो इन ट्रायंगल OPQ, देखिए हम दूसरे ऐसे A1 A2 में भी कन्वर्ट कर सकते थे जिसके बीच में 90 डिग्री नहीं होता, तो भी हम A1 प्लस A2 वेक्टर, लेकिन उसमें से क्या होता है कि आप कोसाइन का डायरेक्ट फार्मूला और साइन का डायरेक्ट फार्मूला आप नहीं लगा सकते थे। इसलिए हमें हेल्पफुल कर रहा है क्या कि दो वेक्टर में तोड़ना है, उसके बीच में 90 डिग्री होगा, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो इसमें से क्या होगा, आप साइन थीटा का यूज़ करेंगे, तो साइन थीटा इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा OQ, ये OQ है, और बेस क्या होगा OP, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे A का मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली आप A2 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्या आ रहा है, A जो रिजल्टेंट वेक्टर है का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। मतलब जो Y कंपोनेंट आ रहा है आपका A2 जो आ रहा है वो A और इसके बीच का एंगल कितना है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका एक अच्छा तरीका क्या है कि आप A वेक्टर देखिए वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। तो A का आप मैग्नीट्यूड लीजिए, A का मैग्नीट्यूड, और जो एंगल बना रहा है इस लाइन के अलोंग उसका सिर्फ कोसाइन लीजिए। मतलब अगर आपका A2 निकालना है, A का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब A का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। आप इधर ट्रिग्नोमेट्री से भी किए तो A2 आपका क्या आया था, A का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। या इस वेक्टर का इधर अगर कंपोनेंट लेना है, मतलब A2 ही निकालना है, तो क्या कीजिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो सिंगल वेक्टर है, उसको उसका कंपोनेंट जिस लाइन के लोग देखना है उस वेक्टर और जिस लाइन के लोग इफेक्ट देखना है, मतलब कंपोनेंट देखना है, उसके बीच का एंगल देखेंगे। तो उसके बीच का एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा आ रहा है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, और इसके बीच का जो एंगल है उसका सिर्फ कोसाइन, साइन नहीं ले रहे हैं, हमेशा कोसाइन। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो फिर आपका साइन थीटा। तो आपका एक तरीका ये हो गया। सेम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे इस वेक्टर का एक दूसरा जो एक पार्ट, तो ये हो गया, दूसरा पार्ट जो होगा इस वेक्टर के इस लाइन के अलोंग को ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका इफेक्ट इधर देखेंगे, मतलब इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर देखेंगे। तो क्या होगा, इस वेक्टर का आप क्या ले लेंगे
मैग्नीट्यूड मतलब ए और कितना एंगल बना रहा है थीटा, उसका सिर्फ कॉस, हमने इधर भी कॉस ही लिया है, साइन नहीं लिया है, वो कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन बन रहा है। फिर इस वेक्टर का अगर इधर इफेक्ट देखना है कंपोनेंट, तो A1 जो होगा का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा A कॉस थीटा, क्योंकि क्या बना रहा है ये सॉरी ये वेक्टर इस लाइन के साथ आपका थीटा बना रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री से भी अगर आप करते तो क्या करते, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, उससे भी आपका क्या आता, कॉस थीटा इक्वल टू A1 का मैग्नीट्यूड अपॉन A का मैग्नीट्यूड, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यही आता। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के पीछे नहीं जाना, अब आपका ट्रिग्नोमेट्री के पीछे नहीं जाना, हम एक सिंगल मेथड बता रहे हैं, उस मेथड को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, हम यहाँ पे सिर्फ कोसाइन लेने के लिए बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोसाइन लेने के लिए बोलेंगे, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप प्रोजेक्टाइल लेंगे, न्यूटन्स लॉ में जाएंगे, या मैटर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जाएंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे, जब उसमें से आपका लॉरेंस फोर्स होगा, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वेक्टर का अगर इफेक्ट का मीन्स हम लोग कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी गिवन वेक्टर को अगर आपको स्प्लिट करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो जिस लाइन के अलोंग एक इफेक्ट देखना है, तो वो गिवन वेक्टर उस लाइन के बीच का एंगल लेंगे, और उस एंगल का अगर वो थीटा एंगल ले रहा है तो वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सिर्फ कॉस थीटा लेंगे। दूसरा लाइन लेना है, चूंकि रेक्टेंगुलर है तो दूसरा आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा बनेगा गिवन वेक्टर और दूसरे लाइन के साथ, फिर दूसरा वेक्टर और कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे। हम साइन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमेशा इफेक्ट में कॉस लेते हैं, साइन नहीं लेते। हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा फिर फर्दर आपका साइन थीटा बनता है, लेकिन आपको मैं जनरली देखता हूँ एक्स एक्सिस की तरफ है जी तो कॉस ले लो, वाई एक्सिस की तरफ है तो साइन ले लो, ये बिल्कुल मत करें। उसमें से हाँ आपको साइन अल्टीमेटली आएगा, लेकिन वो क्या है, आप कॉन्सेप्ट एक सिंगल रखेंगे कि किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन के अलोंग इफेक्ट देखना है, कंपोनेंट देखना है, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ कोसाइन लेना है, साइन नहीं लेना है। फर्दर उसके बाद वो साइन में कन्वर्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रिलेशन के आधार पर, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा आपको कोसाइन ही लेना है। पता चलेगा, क्योंकि जब हम लोग ऑनवर्ड करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहेगा कि वाई एक्सिस है तो साइन ले लीजिए, एक्स एक्सिस है तो कॉस ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। किसी भी एक्सिस के लॉन्ग हो, कोई गिवन वेक्टर है, जिस लाइन के लॉन्ग इफेक्ट देखना है, उसके बीच में जो एंगल होगा उस एंगल का सिर्फ और सिर्फ कोसाइन लेंगे, साइन कभी नहीं लेंगे। थोड़ा सा लगेगा कि सर सब जगह तो मुझे साइन बताया गया है वाई एक्सिस, आप बिल्कुल ना कंसिडर करें उसको, सिर्फ और सिर्फ कॉस करेंगे। मैं आप एक सिंपल सा चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप किसी भी वेक्टर का आप जब इफेक्ट देखते हो तो आप क्या जानते हो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 0 की बात करते हो तो 1, कॉस 30 तो √3/2, कॉस 45 1/√2, इस तरह से होता है ना। जब आप थीटा बढ़ाते हो ना तो आपका साइन थीटा इंक्रीज करता है, और जब थीटा को बढ़ाते हो ना तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जैसे सपोज कीजिए ये एक फोर्स है 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का 100% इफेक्ट किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। तो आप अगर ये 10 न्यूटन को हम एफ वेक्टर ले लिए, तो एफ और इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एफ वेक्टर 0 डिग्री, तो एफ कॉस 0 डिग्री क्या होगा, एफ कॉस 0 डिग्री क्या होगा, एफ, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ कॉस ले रहे हैं, साइन नहीं ले रहे हैं। अब इस वेक्टर का 100% इफेक्ट देखिए 10 न्यूटन आया कि नहीं, 10 कॉस 0 डिग्री मतलब 10। अब इस 10 न्यूटन का जो एफ का इफेक्ट इधर जो होगा वो क्या होगा 0, और इधर सेंस क्या होगा नेगेटिव का। अब ये देखिए लाइन, ये लाइन जो है आपका, उसके साथ ये एफ वेक्टर कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो हम सिर्फ कॉस लेंगे, साइन नहीं लेंगे, तो एफ कॉस 90, एफ वेक्टर इधर है, इस लाइन के अलोंग कितना एंगल बना रहा है 90, तो एफ और साइन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कॉस, तो एफ कॉस 90 कितना आ जाएगा 0। देखिए इधर इफेक्ट भी तो आपका 0 होगा ना, अगर साइन 90 ले लेते तो गड़बड़ हो जाता है ना, साइन 90 तो 1 होता है, लेकिन इधर इफेक्ट आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली 0 दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज़ इधर करोगे तो उसका 100% इफेक्ट किधर रहेगा, इधर रहेगा, और जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो इफेक्ट भी आपका क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और किसका इफेक्ट कम होता है, जब थीटा बढ़ाते हो तो कॉस थीटा का वैल्यू कम होता है, साइन थीटा का नहीं। इसलिए किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो वी हैव टू टेक ओनली कोसाइन ऑफ
दैट एंगल नोट साइन ऑफ दैट एंगल। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस का लेना है वैल्यू, साइन का वैल्यू नहीं लेना है। यू हैव टू कीप इन आवर माइंड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक ना। अब हम लोग देखिए क्या होता है कि कोई भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कितना इजीली से स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब ए वेक्टर का इधर एक टुकड़ा किए जी, तो ए इस लाइन के साथ कितना एंगल, तो कॉस थीटा बना रहा है, तो ए कॉस थीटा, मतलब इसकी जगह पे A1 की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, इधर जब आप लिखेंगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, मतलब A1 जो इम्प्लाइज करेगा वो ए कॉस थीटा और आई कैप। देख लीजिए ए वेक्टर इधर कितना बना रहा है थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा और आई कैप डायरेक्शन। इधर का कहेंगे तो ये कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, तो ए वेक्टर इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड कॉस, थोड़ा सा बड़ा साइड में देख लेते हैं, ए कॉस 90 माइनस थीटा जे कैप। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा फिर से आपका साइन थीटा बना, ऐसा नहीं कि हम साइन डायरेक्ट ले रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखना है, किसी भी वेक्टर को इधर लेंगे, किसी भी लाइन के लोग लेंगे तो सिर्फ कॉस, इधर भी लेंगे तो सिर्फ कॉस, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। हमें साइन का वैल्यू कभी नहीं लेना है डायरेक्टली, कोसाइन जो कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग 3 वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, उसको रिजॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जिसमें से ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आपका 15 यूनिट, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट, और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है। जिसमें से ए वेक्टर जो है एक गिवन अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस, उसके अपोजिट एक्स डैश, इधर वाई और इधर वाई डैश। एक्स एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करते थे यूनिट वेक्टर आई कैप से, एक्स डैश को कैसे करते हैं माइनस आई कैप से, वाई एक्सिस को प्लस वाई को कैसे करते हैं जे कैप से, और माइनस वाई डैश मतलब माइनस वाई या वाई डैश को कैसे करते हैं माइनस जे कैप से। तो आप क्या करते हैं कि हमने कितना अच्छा तरीका सीखा था कि ए को हमें 2 पार्ट में करना है, कोप्लेनर, मतलब हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है एक वेक्टर, इस ए को हटाकर इसके जगह पे 2 वेक्टर को हमें कन्वर्ट करना है। फिर बी को भी क्या करना है 2 टुकड़े में, सी को भी क्या करना है 2 टुकड़े में। तो हमने क्या सीखा है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जो भी किसी लाइन के लॉन्ग लेंगे, वो वेक्टर उस लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसका सिर्फ कॉस लेंगे, और जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। जैसे ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा 1, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा 1, और फिर क्या हो जाएगा आई कैप, क्योंकि किधर हो रहा है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये तो इसका तो एक पार्ट तो हो गया ना, और दूसरा पार्ट मतलब दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो ए वेक्टर है वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये देखिए ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो फिर क्या होगा, सिर्फ कॉस, साइन नहीं, 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा जे कैप। देखिए हमने इस वेक्टर का भी सिर्फ कॉस लिया है, और ये वेक्टर वाई के साथ कितना बना रहा है आपका 90 माइनस थीटा। हाँ, फिर फर्दर आप ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा 1 आई कैप प्लस ए कॉस 90 माइनस थीटा, अब जाके साइन थीटा हुआ है साइन थीटा जे कैप। देख लिए हैं। सिमिलरली अगर आप बी वेक्टर को लिखेंगे तो बी देखिए जो है एक्स नहीं एक्स डैश के लॉन्ग कितना बना रहा है एंगल थीटा 2, तो बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कॉस थीटा 2, लेकिन किसके साथ ये बना रहा है, प्लस आई कैप के साथ या माइनस आई कैप के साथ, तो माइनस आई कैप, तो इधर आप क्या लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस इस मतलब इस वेक्टर का x कंपोनेंट हो गया, इसका y कंपोनेंट करेंगे तो ये एंगल कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा 2, ये तो एंगल आपका 90 माइनस थीटा 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका y जो कंपोनेंट होगा b कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 2, और किसके साथ प्लस जे के कैप का मतलब प्लस वाई एक्सिस, तो प्लस जे कैप हो गया। इसका मतलब आपका b, तो आप आगे में भी लिख सकते हो इसको, जो कि माइनस है तो माइनस b कॉस थीटा 2 आई कैप प्लस b, कॉस 90 माइनस थीटा 2 तो साइन थीटा 2
जी कैप। मतलब आप बी वेक्टर को भी कितने पार्ट में रिजॉल्व करना, 2 टुकड़े में कर दिए। बचा क्या आपका सी, तो हम सी को ऊपर पे कर रहे हैं। आप देखिए सी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री। अब इधर जाइए, इधर जाइए, मतलब आप इस सी वेक्टर को इधर से टर्न करके पहुंचिए एक्स एक्सिस के साथ, या ऐसे घूम के कीजिए 270, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस जो होता है थीटा और कॉस माइनस थीटा जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। मतलब आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट है कि आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप किसी भी एंगल से टर्न लेकर आपको एक्स एक्सिस के साथ, और उसका में हमेशा एंगल क्या ले लेते हैं, सिर्फ कॉस का एंगल लेते हैं, कोसाइन लेते हैं, साइन का नहीं लेते। तो यह सी जो है एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री। तो सी का मैग्नीट्यूड कॉस 90 डिग्री और आई कैप प्लस आपका जो ये जो सी जो है वो वाई डैश के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री। तो सी का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री माइनस जे कैप। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या उल्टा करेंगे तो सी जो है वो वाई के साथ कितना बना रहा है 180 डिग्री। तो आप सी का मैग्नीट्यूड और कॉस 180 डिग्री किसके साथ बना रहा था प्लस जे के साथ। देखिए ये सी जो है आपका वाई के साथ कितना बना रहा है 180, ये सी कॉस 180 डिग्री जे कैप या सी का मैग्नीट्यूड कॉस 0 और माइनस जे कैप आपका सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस 180 डिग्री भी तो आपका तो -1 ही होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस सी जे कैप, और यहाँ पे भी क्या होगा सी कॉस 0 यहाँ पे 1 होगा, फिर माइनस जे होगा। मतलब ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो 0 आई कैप, मतलब सी वेक्टर जो हो रहा है आपका यहाँ पे सी वेक्टर जो हो रहा है वो 0 आई कैप प्लस माइनस सी जे कैप। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, तीनों वेक्टर को आप रिजॉल्व करना सीख गए। अब देखिए कितना आसान होगा कि अगर हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालने के लिए कहे। अच्छा यहाँ पे θ1 जो है आपका 53 डिग्री और θ2 जो है 37 डिग्री। आप ए की जगह पे 15 डाल दीजिए। कॉस θ1 का वैल्यू आपको मैं लिख रखा हूँ 37। उसके लिए क्या है ना आपका ट्रिपलेट, मतलब 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो 4 जो साइड होता है उसके सामने 53 और जो 3 होता है उसके सामने का 37 और 90 डिग्री के सामने का। इसके आधार पे भी आप क्या निकाल सकते हो साइन 37 कॉस 37 साइन 53 कॉस 53 टेन 53 सबका वैल्यू आप निकाल सकते हो। इस तरह से आपका क्या हुआ रिजॉल्व करना। अब यहाँ पे क्या है ना कि आप 3 वेक्टर को रिजॉल्व कर लिए। अब तीनों वेक्टर का अगर सपोज कीजिए हमको रिजल्टेंट पूछता, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हमें क्या करता रिजल्टेंट पूछता। तो आप क्या करते इसमें से, तो आप यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हम, या आप किसी भी पूछेगा तब इसको रिजॉल्व फॉर्म में क्या कीजिएगा, आप ए की जगह पे लिख दीजिएगा क्या ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप, और उसके बाद क्या है आपका प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा। फिर आप यहाँ से इधर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, अगर हमको इस 3 वेक्टर को मतलब ऐड करके रिजल्टेंट पूछेगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है आपके पास। तो क्या कीजिएगा आप ए की जगह पे इंस्टीड ऑफ ए की जगह पे आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। आप ए की जगह पे आपका क्या होगा ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप, ये हो गया। फिर क्या है आपका प्लस, यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर माइनस कर सकते थे। फिर बी की जगह पे आप क्या लिखिएगा, बी की जगह पे आपका है क्या बी, और ये माइनस में है आपका ऑलरेडी, तो माइनस बी कॉस थीटा 2, ये सॉरी θ1 था पहले वाले में, कॉस थीटा 2 आई कैप बी साइन थीटा 2 जे कैप प्लस, बी के बाद प्लस है तो प्लस, फिर सी के रिजॉल्व फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है आपका 0 आई कैप प्लस माइनस सी जे कैप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म में क्या है आई कैप, मतलब इधर है,
फिर इधर आपका क्या है आई है, फिर इधर क्या है आप सॉरी इधर क्या है तो 0 ही है तो आई है। तो इसको आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अल्टीमेटली आप कितने पार्ट में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस होके 2 पार्ट में। कौन क्या हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा 1, फिर इससे क्या आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा 2 और प्लस 0, तो 0 उतना जगह छोड़ ही दो आप, और फिर आई कॉमन हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए, अब वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा 1 और इधर से क्या हो जाएगा आपका बी साइन थीटा 2 प्लस इधर लिख देता हूँ प्लस ए साइन थीटा 1 बी साइन थीटा 2 और माइनस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है एक वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक क्या है दूसरा वेक्टर, ये क्या है आपका आई कैप, इधर क्या है आपका जे कैप, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। अब ये 3 वेक्टर है उसको कितने किए 2 वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, दोनों का आपके पास क्या है डायरेक्शन पता है 90 डिग्री। तो इसका जब मैग्नीट्यूड डालेंगे, इसका जब आप मॉडुलस डालोगे तो इसका क्या करोगे, इसको आप R1 ले लो, इसको आप R2 ले लोगे तो R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और दोनों के बीच में आपका एंगल क्या है 90 डिग्री। तो वो टर्म 2R1 R2 cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करते तो कितना मुश्किल होता, आप ये वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकालते, इसको हटाकर फिर इसके बीच का आप क्या करते एंगल देखते, फिर इसको सॉल्व करते। अब क्या है ये तो 3 में ही इतना मुश्किल होता, अगर 10 वेक्टर होता 10 वेक्टर्स होता तो उसको आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ करके 2 को 1 बनाते, फिर उसको थर्ड के साथ जोड़ते, फिर 1 बनाते, ऐसे करके आपको काफ़ी टाइम होता और ये डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन हम क्या किए कि एक गिवन वेक्टर को 2 पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किए 90 डिग्री जिसके बीच का एंगल था। तो सभी को आप स्प्लिट कर लोगे तो अगर यहाँ पे सपोज़ कीजिए 12 वेक्टर्स हैं तो 12 को क्या किए एक्स वाई, तो सभी क्या हो जाता है एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाता, फिर आई वाला कॉमन अलग आ जाता और जे का कॉमन अलग आ जाता। अल्टीमेटली वो जो 12 वेक्टर था वो 2 वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता, और वो 2 वेक्टर जो होता उसके बीच का एंगल पता है 90 डिग्री, तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा इसी के ऑनवर्ड, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, उसमें हम एक वेक्टर को 3 कंपोनेंट मतलब हम लोग स्पेस की बात करेंगे, अभी तो हम लोग प्लेन की बात किए हैं। तो इससे हम क्या करेंगे प्लेन के साथ हम 3D मतलब 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर में स्प्लिट करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो होगा उस पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास विल बी आल्सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।